मना नहीं करता, अच्छी बात है। अगर ये अगले वाले प्रॉब्लम में ये मेथड इंप्लीमेंट हो जाएगा तो फिर हम इसको मान लेंगे कि इस वक्त करंट कैलकुलेशन कैसे हो रही है। ठीक है, मैं निकालता हूँ, आप इसको देखिएगा। अब आपने कहा कि मैं एक पीस और ऐड कर देता हूँ, यानी अब मैं एक पीस और अलाउ कर देता हूँ। पहले अलाउ था सिर्फ और सिर्फ 0, जो कि कोई लेंथ नहीं होती, 1। अब मैं कह रहा हूँ कि एक न्यू पीस ऐड कर दिया। अब जरा फॉर्मूले में देखें तो यहाँ पे इस बात को इंडिकेट किया, जो मैं अभी तक यूज ही नहीं कर रहा लेकिन अब यूज करूंगा। प्रॉफिट बाय एक्सक्लूडिंग द न्यू पीसेस, यानी पिछले वाला रिजल्ट, और प्रॉफिट बाय इंक्लूडिंग न्यू पीसेस। अब नया पीस ऐड करके जो प्रॉफिट आया है, तो इसमें जो मैक्स होगा वो आउटपुट में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं जाऊं इस बेसिस पे, तो मैं पहले करंट वैल्यू निकालता हूं। अगर मेरे पास, गौर से देखिएगा क्या कह रहा हूं, रॉड की लेंथ 1 है, ठीक है। अब मेरे पास इस 1 लेंथ को पीस करने के ऑप्शन हैं 0, 1 और 2। अब 3 पीस, अब मेरे पास जो सेट है वो 3 पीसेस का है कि मैं 3 पीसेस कर सकता हूँ, यानी 1 की लेंथ से भी पीस कर सकता हूँ, 2 की लेंथ से भी कर सकता हूँ, और 0 से भी कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि एक्चुअल लेंथ ही 1 दी गई है, तो मैं 2 की पीसेस तो कर ही नहीं सकता। समझ में आई? तो अब समझने की बात है कि अगर आपको एक्चुअल लेंथ 1 दी गई हो और आपको ये तीनों अलाउ हो कि आप तीनों में से कोई भी पीस कर ले, तो फॉर्मूला क्या कह रहा है कि आपके पास जो प्रीवियस आंसर है वो 2 है। इस बारे में न्यू पीस को एक्सक्लूड करके जो आंसर है वो 2 है, और न्यू पीस को इंक्लूड करके भी आंसर 2 है। ये बता समझ में आया क्यों? क्योंकि आप 1 लेंथ की रॉड को 2 पीस में कन्वर्ट, यानी 2 लेंथ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कट नहीं कर सकते। 1 लेंथ की रॉड को 2 लेंथ में, 2 यूनिट में कट नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये तो फिजिबल इस 1 लेंथ के लिए फिजिबल है ही नहीं, तो लिहाजा ये फिजिबल है, ये फिजिबल है। तो ये रिजल्ट पहले भी 2 दे रहा था, तो अब हमारा करंट रिजल्ट भी 2 है और प्रीवियस रिजल्ट भी 2 है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो मैक्स आंसर 2 रहेगा, तो यहाँ पे 2 ही रह जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे रिजल्ट आ गया 2। अब इस पे आते हैं जरा, कि आपके पास लेंथ 2 है और आपको लेंथ 2 है, और अगर न्यू पीस कट करने की इजाजत नहीं है तो आपके पास आंसर जो है वो 4 है। यानी अगर मैं कहूं तो इस वक्त इस वाली कंडीशन में यहां पर ये आंसर 4 है, और ये मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं नया पीस ऐड करके। इन दोनों में जिसका प्रॉफिट ज्यादा होगा वो मैं आउटपुट में लिख दूंगा। ये बात बतानी थी। तो यहाँ पे गए, और यहाँ पे जाने के बाद हमने कहा कि इस वाली पोजीशन पर खड़े, यहाँ तो 2 आ गया था, इस वाली पोजीशन पर खड़े, लेंथ 2 है और आपको अलाउ है कि आप जो है वो इन पीसेस के अंदर कट कर दें। तो आप कह रहे हैं न्यू पीस अगर ऐड नहीं करेंगे तो 4 आंसर है, और न्यू पीस ऐड करेंगे, अब देखें न्यू पीस ऐड करेंगे तो आपके पास न्यू पीस 2 है, तो रिमेनिंग कितना ऐड करेंगे, 2 आ जाए तो कहेंगे 0, तो आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 पीस में अगर कट करें तो कॉस्ट कितनी है इसकी, 5। 0 में कट करें तो प्रॉफिट कितना है, 0। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये प्रॉफिट है, ये लेंथ है, टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 5। तो करंट जो है, यानी करंट जो है, अगर मैं इस पीस को इंक्लूड करके सॉल्व करूं तो आंसर 5 आ रहा है, और प्रीवियस इसको एक्सक्लूड करके सॉल्व करूं तो आंसर 4 आ रहा है। इन दोनों का मैक्स लेंगे तो मैक्स क्या आएगा, 5। तो क्या चीज आ जाएगी आंसर, यहाँ पे 5 आंसर आ जाएगा। समझ आ रही बात है? चलो अगर यहाँ समझ नहीं आया तो अगले वाले में देखते हैं। 3, अब आपके पास लेंथ 3 है। 3 में अगर प्रीवियस यानी न्यू पीस कटिंग को एक्सक्लूड करके देखें तो आंसर 6 है, और इंक्लूड कर लें कि 3 लेंथ हमारी एक्चुअल है और मैं 2 पीस में कट कर सकता हूं, तो देखो क्या होगा कि 2 पीस में कट किया, जो न्यू इंक्लूड किया है पीस, और क्या रिमेनिंग बचा 3 लाने के लिए, 1 इज इक्वल टू 3 लेंथ हो जाएगी। इसका मतलब है इनका प्रॉफिट देखा जाएगा तो 2 का प्रॉफिट है 5 और 1 का प्रॉफिट है 2, तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 7। प्रीवियस प्रॉफिट और करंट प्रॉफिट को हम कंपेयर करेंगे तो प्रीवियस जो है वो 6 है और करंट 7 है, तो यहाँ इन दोनों का मैक्स लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 7। ठीक है, हो सकता है समटाइम प्रीवियस भी आ जाए, मुझे नहीं पता, अभी आगे करेंगे तो आ जाएगा आंसर। सिमिलरली अगर मैं 8 के लिए इसके लिए करूं कि मेरे पास लेंथ 4 है और मैं इसको कट कर सकता हूं, अगर प्रीवियस हिसाब से देखा जाए 1 की लेंथ में, तो मेरा आंसर 8 है। करंट अगर मैं निकालूं तो करंट निकालने के लिए मैं 2 पीस में कन्वर्ट करूंगा,
रिमेनिंग कितना रह जाएगा मेरे पास, कि मेरे पास लेंथ 4 है तो रिमेनिंग भी 2 रह जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग जो है वो 2 रह जाएगा। तो ये तो हो गई 4 लेंथ और ये लेंथ हो गई। प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 2 के लिए प्रॉफिट 5 और अगले 2 के लिए भी प्रॉफिट जो है 5। ठीक है, अगले 2 के लिए भी प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5। तो ये 2 के लिए प्रॉफिट हम देख चुके हैं, 2 लेंथ हो और 2 लेंथ हो तो उसका प्रॉफिट जो है क्या है 5 है। तो ये देगा 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो दोनों का कंपेयर करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे लेंथ 5 है, लेंथ 5 है और हमने नया पीस अगर ऐड कर ले, नया पीस ऐड नहीं करेंगे तो 10 आंसर है। नया पीस अगर ऐड कर ले 2 तो रिमेनिंग आ जाएगा 3। 3 तो ये आ जाएगा आपके पास 5। ये तो हो गया लेंथ। अगर इसका कॉस्ट देखें तो 2 जो न्यू पीसेस की आंसर 5 है और 3 का आंसर हम निकाल चुके हैं। अगर 3 निकालें तो 7, तो यहाँ आ जाएगा 7। तो ये आपको मिल जाएगा 7 और 5 12। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 12। तो 10 और 12 का मैक्सिमम 12। तो ये 12 इत्तेफाक के ऊपर वाला कोई भी कॉपी नहीं हुआ, शायद आगे हो जाए। तो ये बेसिकली आपने इसको फिलिंग कर दी। दिस इज कॉल्ड बेसिकली डायनेमिक अप्रोच कि आप प्रीवियस रिजल्ट को इस्तेमाल करें। देखिए यहाँ पे मैंने 3 के लिए दोबारा कैलकुलेशन नहीं की थी, मैंने 3 के लिए डायरेक्ट मैंने क्या लिखा था 7 जो स्टोरेज था। ये एक अप्रोच जो है इन्होंने बताई है और इस बेसिस पे हम अगर जाएं तो यहाँ पे उन्होंने ये रिजल्ट देखिए, मैंने अभी जो कैलकुलेट किया यहाँ नजर आ रहा है 2 5 7 10 12। ठीक, और अगर मैं इसका अगला स्टेप छोड़ दूं आप ये तो कर लोगे डेफिनेटली, कि हम वैसे तो स्लाइड में दिया वही आंसर इसका, और अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो आप इसको सॉल्व कर लेना और जो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आएगा वो बेसिकली आपके पास आ जाएगा कि ये वाला फाइनल रिजल्ट 14 जो है वो इसका मैक्सिमम लेंथ होगा। यानी 14 जो है बेसिकली आपके पास आंसर होगा कि, या एक अगर आप चाहो तो कर लेना, जैसे ये वाला है ना 5 और 5 है, 2 और 2 है प्रॉफिट। हाँ प्रॉफिट यानी ये सब, तो इसका मतलब है कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो 14 होगा। ये तो तय हो गया ना, जब मैं सॉल्व करूंगा ये आपको सॉल्व करने का तरीका सिखा दिया, नहीं हो तो अगली क्लास से पूछ लेना। और ये तो आपको बासानी नेट पे मिल जाएगा। ये वाले तो मैकेनिकल प्रोसेस जो है ना, अब ये मैकेनिकल प्रोसेस कराने के बाद कटिंग रॉड तो बिल्कुल समझ ही नहीं आया। मतलब कटिंग रॉड का एक कॉन्सेप्ट जो था वो तो मैं समझ नहीं आ सकता ना, तो इसलिए इससे थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं इस क्लासेस के अंदर, बड़ी क्लासेस में, कि भाई मैं डायरेक्टली जो हूँ वो सिर्फ ये वाला मेथड समझा के बोलूंगा कटिंग रॉड प्रॉब्लम हमारा इशू जो है सॉल्व हो गया। बल्कि कटिंग रॉड का इशू कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह रिकर्जन से सॉल्व हुआ, किस तरह से फिर हमने सॉल्यूशन किया, वो बेसिकली मेजर इंपॉर्टेंट है। ये तो सिर्फ मैकेनिकल स्टेप्स हैं जो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ये 14 जो है ना ये आंसर है कि लेंथ 5 होगा और आपको चारों लेंथ अलाउ है काटने की, तो मैक्सिमम आंसर कितना होगा 4 होगा। अब एक इशू है मैं आपको दे जा रहा हूँ, आप अगली क्लास में सोचना, मैं बता सकता हूँ अभी, लेकिन अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा ताकि आप थोड़ा सा पढ़ो उसको। ये तो तय हो गया 14 इसकी मैक्सिमम लेंथ है। मुझे बता सकते हो कि कटिंग का पैटर्न क्या होगा कि 14 आंसर आए? तो यहाँ पे जाके नहीं देखना डेटा में, इस टेबल से पता चले कि मुझे पैटर्न समझ आए कि 14 आंसर कैसे मिलेगा, मुझे किस पैटर्न पे मिलेगा, कि मैं उसको 3 और 2 से कट कर दूं या मैं उसको 4 और 1 से कट कर दूं, तो 14 कैसे मिलेगा। तो इसका एक अपना तरीकेकार है कि 14 यहाँ पे ऊपर से कॉपी हुआ है बेसिकली, यहाँ पे 14 ना कॉपी हुआ है, यहाँ पे 11 कॉपी हुआ है, नजर आ रहा है। ये वो जगह है जहाँ पे कॉपी हो रहे हैं क्योंकि इनका अपना रिजल्ट कम आ रहा था, करंट रिजल्ट कम आ रहा है, करंट रिजल्ट कम आ रहा है, तो ये ऊपर से कॉपी हो रहे हैं रिजल्ट। ये ऊपर से कॉपी हुआ तो इस वक्त 4 पीस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, इसका मतलब है इंपॉर्टेंस किस पीस की है, 3 पीस की है। समझ आई बात है। और ये 3 पीस की इंपॉर्टेंस यहाँ पे नजर आ रही है। 3 पीस को फिर हम आगे की तरफ लेके जाते हैं तो ये नजर आता है कि पहला पीस जो है वो 3 में कट करो। तो अगर लेंथ 5 है तो 3 के बाद अगला पीस 2 ऑप्शन है, या तो 2 में कट कर दो या 3 के बाद जो है वो 1 1 में कट कर दो। तो ये आपने सोचना है कि एक पीस तो 3 का हो गया और एक पीस आपने सोचना है किस वाले में होना चाहिए। तो हमें नजर आ रहा है 3 और 2 ही होंगे क्योंकि ये दोनों ऐड करोगे तो कॉस्ट 14 जा रही है। लेकिन कैसे मिल रही है ये आपने सोचना है। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, जिस वक्त यहाँ पहुंचोगे अगर ये इसी पीस से आया हुआ होता ना तो मैं 4 ले लेता, लेकिन क्योंकि ये ऊपर से कॉपी हुआ है तो लिहाजा इस पीस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही, तो लिहाजा मैं किसको लूंगा 3 को ले लूंगा। फिर अगले पीस को मैं सोचता हूँ कहाँ से मिल रहा है, तो वो आप यहाँ पे सोचना है किस तरह से हो रहा है, ये मैं आप पे छोड़े जा रहा हूँ कि किस तरह से ये काम होगा। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली कटिंग रॉड इशू, जो कि मैकेनिकल स्टेप से हमने समझा है। बाकी ऊपर हमने ये सारे काम कर लिए थे। ये हमारी आखिरी स्लाइड थी। अब इसमें मैं थोड़ा सा, क्योंकि
थोड़ा कोर्स हमारा शुरू ही जा रहा है तो उसको थोड़ा सा बूस्टअप करते हैं और एक टॉपिक ये वाला स्टार्ट लेते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने कटिंग डॉट को स्टार्ट ले लिया था, तो अब आज हमने इसको खत्म कर लिया। इसको भी हम या नमाज की जमात से तो निकल गई, अब हम 6 बजे पढ़ लिए। बीच में बुक वाला हुआ तो फिर कुछ लोगों को अफ्तारी के लिए तैयारी करनी होती है तो फिर वो रह जाएंगे। तो अभी एक दफ़ा ही जो है वो, आप अगर पढ़ना जाना चाहते हैं पढ़ के आ जाए। मैं 6 बजे ही पढ़ूंगा अब इसको, अटेंडेंस लगा के आप पढ़ के आ जाए, तभी हम 6 बजे तक हैं यहाँ पे। थोड़ा सा मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उसका। नेक्स्ट डायनेमिक प्रोग्रामिंग है और वो मैं यहाँ पे स्टार्ट ले रहा हूँ। मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम पैरेंथेसाइजेशन भी कहते हैं, यानी मेजर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे पैरेंथेसाइजेशन है। मैट्रिक्स चेन समटाइम कुछ लोग कहते हैं और कुछ कहते हैं कि पैरेंथेसाइजेशन प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को हम बेसिकली किस स्टेप से रिजॉल्व करेंगे, वही बात कि हम डायरेक्ट इसका रिकर्सिव मैकेनिकल स्टेप जो है वो कर सकते हैं, लेकिन हम इसका डायरेक्ट मैकेनिकल स्टेप की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि पहले हम इसको समझेंगे कि किस तरह से ये सॉल्व होगा, इसके इश्यूज क्या हैं, और उसके बाद फिर डायनेमिक से किस तरह सॉल्व करना है उसकी थ्योरी, और फिर उसके बाद फिर हम इसके अगर आप कहेंगे तो मैकेनिकल स्टेप भी हम सॉल्व कर लेंगे। आ जाना, ज्वाइन कर लेना, अभी हम हैं यहाँ पे 6 o'clock तक। अच्छा जी, यहाँ तो कोई बात कुछ नहीं है कटिंग रॉड में, डायनेमिक प्रॉब्लम में हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा देखो, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का इशू ये है कि अगर हमें बेसिक मैट्रिक्स ये बिल्कुल सेम बुक से कॉपी है, आप बुक को जरूर रेफर किया करें, कि मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में हमें बेसिकली जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कहा जाए कि वी आर गिविंग द सीक्वेंस ऑफ द चेन मैट्रिक्स, तुम लोग जा क्यों, अभी अटेंडेंस नहीं लगाओ, अभी तो लेक्चर हो रहा है। साथ भाई अभी जाओ नहीं, अभी लेक्चर हो रहा है, इसके बेसिक तो पढ़ लो ताकि अभी अगली क्लास में थोड़ी बेसिक पढ़ाऊंगा, टाइम नहीं होगा। अच्छा, वी आर गिविंग अ सीक्वेंस, ठीक है, और चेन A1 A2 एंड सो ऑन टू AN, ये हमारे पास एक चेन। अच्छा, चेन का मतलब ये होता है कि हम इसको उल्टा नहीं कर सकते कि मेरे पास लिखा हुआ A1 मल्टीप्लाई बाई A2, जैसे A1 मल्टीप्लाई बाई A2, तो मैं ये नहीं कह सकता कि A2 मल्टीप्लाई बाई A1, लेकिन जब ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इनकी ऑर्डरिंग ऐसी दी हुई है कि ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे। ठीक, अच्छा, तो कहता है कि वी आर गिविंग द सीक्वेंस ऑफ चेन A1 A2 A3 एंड सो ऑन टू AN ऑफ n मैट्रिसेस टू बी मल्टीप्लाइड एंड विश टू कंप्यूट द प्रोडक्ट, हमें इनको प्रोडक्ट करना है A1 A2 एंड सो ऑन टू AN। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव एंड सो ऑल द पैरेंथेसाइजेशन yield टू द सेम प्रोडक्ट। ये जुमला समझ में आया कि मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट होती हैं अगर वो वैलिड है प्रोडक्ट करना, तो ये बेसिकली एसोसिएटिव होती है। एसोसिएटिव का मतलब ये है कि अगर आपसे कहा जा रहा है कि you are supposed to multiply A1, A2 and A3, right? So अब जाहिर है ये दिया गया है तो इनकी ऑर्डरिंग सही होगी, ये इससे मल्टीप्लाई हो सकता है और ये इससे मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर 2 into 5 पहले वाले का है और दूसरे वाले का 5 into 3 है और तीसरे वाले का 3 into 4 है। तो ये अगर इस ऑर्डर में दिए गए हैं, ये इनके ऑर्डर है रो और कॉलम के, तो आपको पता ही होगा कि ये दोनों सेम होने चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो हम इसके ऑर्डर को सेम कहते हैं, तो तभी ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसने कहा कि मल्टीप्लाई, अब इनको हम दो तरीकों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक है A1 A2 को करूं पहले मैं, ठीक है, और इसके रिजल्ट को मैं A3 से करूं। एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि मैं A1 को बाहर रखूं और A2 और A3 को जो है मल्टीप्लाई कर दूं। ये एसोसिएशन कहलाती है, एसोसिएटिव लॉ भी यही होता है। ये एसोसिएशन जो है वो मैट्रिसेस के अंदर जो है वो अलाउ है। ये जो तुमने लिखा है ना सबा, ये बेसिकली ए बी और बी है, ये एसोसिएशन नहीं है, ये कम्यूटेटिव लॉ है। मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, एसोसिएटिव इस तरह से ये जो एसोसिएशन है ये होल्ड करता है। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये आपके पास आ गया एसोसिएशन। अगर तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी ऑर्डरिंग है मल्टीप्लिकेशन की, तो वी कैन मल्टीप्लाई दिस वन एंड वी कैन मल्टीप्लाई लाइक दिस। अब सवाल क्या है, कुछ कर ले मल्टीप्लाई, तो कहते हैं मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि इसके एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई करो, इसके एलिमेंट इससे, यानी मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बिल्कुल बहुत सिंपल सी मिसाल है कि एक एलिमेंट यहाँ पर है और एक एलिमेंट यूं है, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करना है आपने। ये कॉलम वाइज है और ये रो वाइज है।
ठीक। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, यानी इसके अंदर सिंपल, बहुत आसान सी बात है समझना, मैं इसको बताता हूँ। अगर मैं यूं कहूँ कि ये मेरे पास, ठीक, वन, इसके अंदर 10 रोज हैं और 1 कॉलम है, ठीक है, और मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ये देखें किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं एक ऐसे मैट्रिक्स से कर रहा हूँ जिसके अंदर बेसिकली 1 रोज है और 20 कॉलम। इसका आंसर पता है क्या आएगा? इसका आंसर आएगा एक ऐसा मैट्रिक्स जो 10/20 का होगा। ये सब आपको पता होना चाहिए। यानी जो रिजल्टेंट होता है, बीच वाले जो सेम होते हैं ये कैंसिल हो जाते हैं, जो आखिर वाले दो होते हैं ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है। ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास आउटपुट में आएगा। लेकिन अगर इसके बरखिलाफ अगर हम यूं सॉल्व करें, एक मैट्रिक्स मेरे पास है, ठीक है, 1/10 का, और दूसरा मैट्रिक्स है 10/1 का, यानी इसके कॉलम्स, इसके रो, ये दोनों सेम है, तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 1/1। अब फर्क समझ में आ रहा है? तो मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूं इंस्टेड ऑफ, और इसकी मल्टीप्लिकेशन का जो आउटपुट है इसकी बहुत ज्यादा फर्क होगा। ये बेसिकली 20/20 एलिमेंट्स लेके आएगा और ये 1/1, और अगर उसको फर्दर कहीं मल्टीप्लाई करना होगा तो इसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कम हो जाएगी। तो ये बेसिकली यहाँ बताने का मकसद है। तो ये एक एलिमेंट तो कह रहा है कि हमारा भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने दिया नहीं, मैंने कहा चेन मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ कर सकते हैं, चेन मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ कर सकते हैं, और ये एसोसिएटिव होते हैं। और हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो भी आगे बताएगा कि वो ये कि फॉर एग्जाम्पल इफ द चेन ऑफ द मैट्रिक्स इज A1 A2 A3 A4 then we can fully parenthesize the product A1 A2 A3 in 5 distinct way। इसको हम 5 डिफरेंट तरीकों से पैरेंथेसाइज कर सकते हैं। पहला आपको नजर आ रहा होगा, दूसरा, थर्ड मेथड, फोर्थ मेथड एंड फिफ्थ मेथड। ये सब लीगल मैथमेटिक्स मल्टीप्लिकेशन है। तो वो कहेंगे मसला क्या है जब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो वो कह रहा है इनको इस तरह से पैरेंथेसाइज करना है कि इनके अंदर की जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो मिनिमाइज हो जाए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी क्या? तो वो बताता है कि हाउ वी पैरेंथेसाइज अ चेन मैट्रिक्स कैन हैव अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ द एवेल्युएटिंग द प्रोडक्ट। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कॉस्ट तो ऑर्डर ऑफ 3 होता है, वो ये नहीं कह रहा, बल्कि वो कह रहा है कि हम इसको कैसे पैरेंथेसाइज कर लें कि इसके अंदर स्केलर मैट्रिक्स जो कॉस्ट है, मल्टीप्लिकेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है एडिशन सब्ट्रैक्शन से, वो मिनिमाइज हो जाए बेसिकली। तो वो कहते हैं ये क्या इशू है, ये तो समझ नहीं आया इनको। तो कहता है इशू को समझने के लिए इसने यहाँ पे क्या दिया है, एक यहाँ पे, अच्छा स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे देखो क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, किसको कह रहा हूँ मैं, कह रहा है ये मैट्रिक्स है सिंपल, जो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का एल्गोरिथम है जो हम नॉर्मली देखते रहे हैं अपने चाइल्डहुड कोर्सेज के अंदर। तो कहता है क्या है यहाँ पे, कहता है कि एक मैट्रिक्स है, कॉलम ए कॉलम बी, कॉलम ए रोज, और अगर इसके रोज बराबर नहीं है तो ये मल्टीप्लिकेशन अलाउ नहीं है, पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर होने चाहिए, ऐसा नहीं है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन अलाउ नहीं होगी। और अगर ऐसा है कि मतलब आपस में इक्वल हैं, तो कहता है कि फिर हम यहाँ पे एक थर्ड मैट्रिक्स सी इनिशियलाइज कर लेंगे जिसका साइज क्या होगा, पहले वाले के रोज और दूसरे वाले के कॉलम के बराबर। ये हमेशा ऐसे होता है, पहले वाले के रोज और आखिरी वाले के कॉलम बेसिकली रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है। फिर एक फॉर का लूप चलाएंगे, दूसरा फॉर का लूप चलाएंगे, और तीसरे फॉर के लूप के अंदर इसकी ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, जितना मिनिमाइज होगा उतना आपका मल्टीप्लिकेशन जो है फास्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम ये करने नहीं जा रहे, हम कह रहे हैं इसकी पैरेंथेसाइजेस ऐसे कर लो कि ये इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे, कर लो उसको। तो वो तरीके का यहाँ बता रहे हैं। अब वो क्या है, जैसे मिसाल के तौर पे 3 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें से एक है ए बी सी, इनकी डायमेंशन इन्होंने लिखी है, देखें ए की डायमेंशन है 12 × 11 एंड 11 × 18 एंड सी जो है वो 11 × 10। अब इसको अगर हम दो तरीके से पैरेंथेसाइज कर सकते हैं, ए × बी और दूसरा है बी × सी, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली सॉल्यूशन दिए सकते हैं। तो पहला देखो ऑप्शन क्या है, ए × बी और फिर इसके बाद सी को करो, और दूसरा ऑप्शन क्या है, कह रहे हैं पहले बी × सी को करो फिर ए को करो। ये दो ऑप्शन है। इनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तादाद कैसे निकालते हैं ये आगे यूज होगा, तो इसको समझ लेना यहाँ पे, आगे नहीं समझाऊंगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तादाद इस तरह निकाली जाती है कि आप कह रहे हैं कि पहले हम करेंगे ए × बी और फिर सी, और सुनना,
तो a इंटू बी जो हम करेंगे, तो a इंटू बी का जो रिजल्ट है वो कितना आएगा ये हमें देखना है, आउटपुट कितना आएगा a इंटू बी का। a इंटू बी का जो है वो ये पहला मैट्रिक्स है ए, ये बी, तो उसका आउटपुट रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या मिलेगा हमें, यानी जब हम उसको सॉल्व करेंगे ए बी सी को, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा इसका, यानी ए इंटू बी का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो 12/18 मिलेगा। और सुनो क्या कह रहा हूँ, 12/18 मिलेगा। ये ए बी का रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, ए बी का रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। और सी मैट्रिक्स क्या है, सी मैट्रिक्स है आपके पास 18/10, 18/10, सी मैट्रिक्स की लेंथ है 18/10। समझ आई बात है? अब हम, मैं क्योंकि ये बार बार समझाना ना पड़े इसलिए मैं एक ही दफा समझा रहा हूँ। अब हम कर क्या रहे हैं कि पहले देखेंगे कि ए और बी को मल्टीप्लाई करने में कितनी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, ए और बी को मल्टीप्लाई करने। तो कह रहा है ए और बी जो है वो बेसिकली ए है 12, 11, 11 और 18, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तादाद होती है 12 इंटू 11, दोनों कॉमन को एक दफा लिखते हैं, और 18। तो ये जो चीज इन्होंने लिखी है ना, ये बेसिकली लिखी है ए बी की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, 12 इंटू 11 इंटू 18। समझ आई बात है? इनके इनके डायमेंशन को देखते हैं, 12 इंटू दोनों 11 को एक दफा और इंटू 18, ये आ गया इसकी। और जो रिजल्टेंट आएगा, गौर सुनना जो मैंने यहाँ लिखा है अभी, जो रिजल्टेंट आएगा वो सी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना है, रिजल्टेंट है 12/18, ये आ गया, और सी खुद कितना है 18/10। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, 12 इंटू 18 दो दफा है तो एक दफा, और इंटू 10, देखो 12 इंटू 18 इंटू 10। तो ये बेसिकली जो रिजल्टेंट इसका मैट्रिक्स की लेंथ होगी यानी डायमेंशन होगी वो सी से मल्टीप्लाई होने जा रही है। तो पहला तो ये वाली कैलकुलेशन तो हो गई ए इंटू बी के लिए, और ये हो गया ए इंटू बी के रिजल्ट को सी से मल्टीप्लाई करने के। तो टोटल कॉस्ट, स्केलर कॉस्ट आ गई 4338। और वो कहता है कि अगर मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन में देखूं, यानी दूसरा एसोसिएशन करके देखूं, तो पहले बी इंटू सी को करना पड़ेगा। तो बी इंटू सी की देखें, ये है आपके पास डायमेंशन पहले से दी हुई है, तो इसकी स्केलर कॉस्ट कितनी होगी, 11 इंटू 18 इंटू 10, दोनों कॉमन वाले को एक दफा लिखते हैं, तो 11 इंटू 18 इंटू 10, ये देखें ये आ गया। और इसका रिजल्ट ए से जा रहा है, तो मुझे बी इंटू सी का डायमेंशन चाहिए होगा, तो बी इंटू सी का डायमेंशन कितना होगा 11/10, ये देगा 11/10। और ए की डायमेंशन कितनी है 12/11, 12/11 ये ए की डायमेंशन है। अब 12/11 ये 12 है और ये 11, तो मैं जब इनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकालूंगा तो आ जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10, तो देखिए 12 इंटू 11 इंटू 10, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा 3000। अच्छा, अब दोनों आपने मल्टीप्लाई किया, ये भी इन्हीं तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, ये वाला प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस, और ये वाला प्रोसेस भी इन्हीं तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के दरमियान, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के दरमियान यानी जो है वो फर्क आ रहा है। इसमें 4338 आ रहा है, इसमें 3300 आ रहा है। तो किसको प्रिफेयर किया जाएगा, इसको कौन बताएगा कि इसको प्रिफेयर किया जाएगा, ये सवाल असल में है क्वेश्चन, कि प्रेफरेबल जो रिजल्ट है वो कौन सा होना चाहिए। ये हमें बेसिकली चेन मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर ए से ए लेकर ए एन तक का रिजल्ट है, तो हमें बताना है कि किस तरह से इसको बेसिकली हम पैरेंथेसाइज करेंगे कि हमें रिजल्ट जो है बेहतर मिले। तो आपको सवाल दिया कैसे जाएगा ये क्वेश्चन है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल समझ आ गया होगा इशू क्या है। हालांकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की अपनी एक स्पेसिफिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो n³ होती है, लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेव कर लेंगे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गई ना बात। बस आपने ये याद रखना है कि इसको हम किस तरह सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा ना आगे जाके मैं बोलूँ तो फिर आपको ये समझ नहीं आ रहा हो कि बात क्या हो रही है। ये इज वेरी, ये जो पहली बात हुई ना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरू के स्लाइड्स बेस बना रही होती। ये तो एल्गोरिथम सिंपल मैंने बता दिया है कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को बता रहा है। यहाँ से इसने समझाना शुरू किया, और वो ये कहता है कि हम इस बात को, मैं एक स्लाइड मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, शायद स्लाइड मिसिंग हो रही है, शायद कॉपी नहीं भी होगी वो ये कि जब मैं इसको इनपुट देता हूँ ना, मैं समझाना ही चाह रहा हूँ कि आगे अगर हम इसके एल्गोरिथम देखें तो हमें बी को सेम होगा, बिल्कुल ये बात आपकी सही है, लेकिन आपका इंटरनल कॉस्ट सेव हो जाएगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तो कॉस्ट वही आती है ना, वो तो ऑर्डर बी को 3 मैं देखें हमारा, मैं फिर यही कह रहा हूँ और सुनिएगा, हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कॉस्ट क्या है, ये क्वेश्चन नहीं है, इसको पहले क्लियर कर लो। देयर इज
देयर इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट है। वो ये है कि मैट्रिक्स को कैसे पैरेंथेसाइज किया जाए कि इसके इंटरनल स्केलर कॉस्ट कम हो जाए। वी आर नॉट सीकिंग द कॉस्ट ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस वन। इवन कि जब हम ये काम कर रहे होंगे तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये कहेंगे कि आप इस तरह पैरेंथेसाइज कर लेंगे तो इसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। कौन सी? कंप्यूटेशन कॉस्ट, जो कि मल्टीप्लिकेशन कंज्यूम कर रहा था। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो हमारी यहाँ डिफरेंट है। क्लियर? तो ये समझना। अच्छा, मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बहुत सारी जगहों पे तो ये इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के नाम से कहते भी नहीं है, इसको कहते हैं पैरेंथेसाइज प्रॉब्लम। सिंपल ये कहा जाता है। अगर आप MIT के लेक्चर्स को उठाएं या कहीं और लेक्चर उठाएं तो पैरेंथेसाइज प्रॉब्लम कह के जो है इसको सॉल्व करते हैं। बाद में कहते हैं कि भाई मैट्रिसेस के लिए करना है। ठीक है, अच्छा नहीं आओ, अच्छा सही है, ठीक है। मैं अपने ज्यादा पढ़ा भी नहीं रहा, बस 6 o'clock हो गए, सबको ही नमाज पढ़नी है और जाना भी है, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ यहाँ पे। एक बात और बता के मैं इसको पॉइंट अप कर रहा हूँ। 1-2 मिनट रुक जाओ खाली। अच्छा, जब हम इसको इनपुट देते हैं ना, तो इनपुट देने के लिए मैं लिखा मैंने है कि मिस कर रहा हूँ मैं स्लाइड वाली, ढूंढता हूँ कहाँ पे मैंने स्लाइड लिखी है, वो मिस हो गई मेरे से। 1 मिनट हो गया, स्लाइड देखो, पता नहीं कहाँ चली गई स्लाइड। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। चलो खुद बना लेते हैं, यहाँ भी लिख देता हूँ। देखो इनपुट जो हम देंगे ना, सिर्फ ये आखिरी स्लाइड बता रहा हूँ, उसको ऑफ कर रहा हूँ मैं, 2 मिनट बैठ जाओ, इस पे जा रहा है। हम इनपुट जो देंगे ना बेटा, वो इस तरह से होगा। अब मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन है ना, हम कहते हैं A1, क्योंकि एल्गो में काम आएगा आगे, A2 एंड सो ऑन टू AN। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, आप मल्टीप्लाई ना करें, आपसे हमें बता दें कि इसके पैरेंथेसाइज कैसे करें इसको। तो इनपुट कैसे दिया जाएगा? अच्छा, इस मैट्रिक्स का अपना एक बेसिकली साइज होगा, मिसाल के तौर पे 3, 4। अच्छा, अगर ये चेन मल्टीप्लिकेशन है ना, तो एक इंटरेस्टिंग बात ये है मैट्रिसेस के लिए कि जहां पर ये खत्म हो रहा होगा जो कॉलम, वो इसके रोज होने जरूरी है, जैसे पहले बताया जा चुका। तो ये 4 बाई समथिंग होगा, मिसाल के तौर पर 10। अगला वाला लाजमी तौर पे 10 से शुरू होगा, 10 बाई समथिंग। समझ रहे हो बात? इस तरह से इसके साइज होंगे। तो जब इसको इनपुट दिया जाता है ना कि पैरेंथेसाइज करो, तो कुछ इस तरह दिया जाता है। मिसाल के तौर पर दिया जाएगा 3 × 4। अब ये दोनों 4 को एक दफा लिख देंगे, यहाँ पे ये दोनों 4 एक दफा लिख देंगे। फिर आगे आ जाएगा, 4 आ गया ना, 3 × 4। फिर ये दोनों 10 एक दफा लिख देंगे, 10। फिर आगे आ जाएगा मिसाल के तौर पे 7, और फिर आ गया 11। अब आपको नजर आ रहा है कि ये 1 2 3 4 5 लेंथ का मैट्रिक्स है, लेकिन इसके अंदर मैट्रिक्स कितने छुपे हुए हैं? अब ये जरा देखिए, कितने मैट्रिक्स होंगे। एक मैट्रिक्स होगा A1 जिसका साइज होगा 3, 4, पहले से ले लिया। दूसरा मैट्रिक्स होगा A2, ये हो गया A1। दूसरा मैट्रिक्स होगा A2, उसका साइज होगा 4/10 चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। तीसरा मैट्रिक्स होगा A3, उसका साइज होगा बताएं 10/10 ओवर 10 × 7। और एक और मैट्रिक्स होगा और वो होगा A4। 4 मैट्रिक्स होंगे और उसका साइज होगा 7/11। ये बेसिकली मैट्रिक्स होंगे। तो इनपुट बेसिकली इस फॉर्मेट में दिया जाएगा, यानी जितने मैट्रिक्स होंगे उससे एक ज्यादा एरे साइज होगा। और अगर अभी यहाँ से पार्टीशन किया है ना, यहाँ से पार्टीशन किया है, तो इसका मतलब है 3/4 और 4/10 का 2 मैट्रिक्स आपने लिया। ठीक है, तो इस तरह हमें ये बातें, हमें क्योंकि नोटेशन है तो आगे समझनी होंगी। यहाँ मैं इसको क्लोज करता हूँ ताकि जितना पढ़ा है उसको हम रिवाइज कर ले। अगली क्लास में आप पढ़ लीजिएगा, मैं एक असाइनमेंट भी दे दूंगा ताकि आप इसको समराइज भी कर सकें। एक क्विज दिया हुआ वो सबमिट हो चुका होगा। ठीक है, अपनी अटेंडेंस यहाँ पे लिख देंगे तो फिर मैं, चलो अगली क्लास में समझ लेंगे। एक हम QA सेशन भी रख रहे हैं आज इस वीक में ना, ताकि जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कर लें। तो वो मैं आप बता देंगे। तो अभी मैंने दूसरी क्लास का रखा है थर्सडे को 10:30 बजे रात में। तो आप लोगों का जुम्मे को 10:30 बजे रख लेते हैं, फ्राइडे 10:30 बजे QA सेशन तरावी के बाद। बाकी स्टूडेंट एग्री हैं, सुन रहे हैं? अभी नहीं लिखना, अभी रुक जाओ, अभी अटेंडेंस आने दो भाई। सब लोग अटेंडेंस लिखा दो ताकि ये बंद होने से पहले पहले अटेंडेंस मार्क हो जाए। फिर हम QA सेशन कौन सा आंसर सेशन जो है वो लेते हैं
अपने उसका टाइम सेट करते हैं सारे स्टूडेंट भाई। फिर रह जाती है अटेंडेंस, तो तुम लोग कहते हो रह गई ये अटेंडेंस लिख दो यहाँ पे, ताकि मैं अटेंडेंस लास्ट वाली भी लगाना भूल गया था। वेरी गुड वेरी गुड। समझ में आ रहा है सारे लेक्चर्स? अभी लिखना नहीं, यस सब पूछा है मैंने। मैं वॉइस ऑन कर देता हूँ, अभी सिर्फ अटेंडेंस लिखो, अनम्यूट कर दिया मैंने। जी समझ आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर, आ तो है थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मरी मरी आवाज में बोल लो। सर। एंड चल रहा है सर रोजे का। हाँ लेकिन पता है आपको, लेकिन सर सारे कोर्सेज में सबसे बेहतर ऑनलाइन कोर्स यही जा रहा है, ट्रिपल ए। यस सर, ये तो है सर। ये ना करो सारे कोर्स में, मतलब तुम लोग यही कहते होगे तुम लोग। नहीं सर, नहीं यकीन सर, माने सर। बहुत ज्यादा इश्यूज जा रहे हैं कोर्सेज में हैं। इसके बाद डीप लर्निंग का बेहतर जा रहा है, और सबसे एंड में एआरएम जा रहा है। वो तो बस अल्लाह के हवाले किया हुआ है हमने। अल्लाह आसानी करे। लेकिन मैं बताऊं हमारी, मैं ये देखता हूँ कि जितना काम मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए मुझे लिखना पड़ता है ना, मुझे स्लाइड्स बनानी, स्लाइड्स को फॉर्मेशन उस तरह लेके आना कि आपको समझ आ जाए। मैं व्हाइट बोर्ड पे तो ये होता है कि आप आए और आपने सारी स्लाइड्स को लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपने खुद ही व्हाइट बोर्ड पे कराना शुरू कर दिया। मेरा अपना काम जो है ना 3 गुना बढ़ गया है। मैं कल से स्लाइड, परसों से स्लाइड बना रहा हूँ आप लोगों की। ये इसी बात की वजह से ऑनलाइन लेक्चर मतलब ये वाले वो असल में अच्छा जा रहा है। हाँ, ये अब देखें ये स्लाइड जो मैंने फ्रंट पे की है ना, ये स्लाइड मैं इतनी दिन से सोच रहा था कि किस तरह से इसको मेंटेन करके समझाऊं आपको कि ये समझ आ जाए कि भाई हम ये रिकर्जन इस तरह कॉल कर रहे हैं। वरना रिकर्जन को मैं कह देता कि रिकर्जन हो रही है और ये ट्री बन रही है, लेकिन इसकी वर्किंग को समझाना एक बड़ा डिफिकल्ट है कि ये एक एक स्टेप कि भाई इसकी जो यहाँ पे क्यू किस तरफ जाएगा, पी आई किस तरफ जाएगा, तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बनाना। अब ये मेरे पास कोई टूल भी नहीं है ना, मुझे इतना टाइम है कि मैं टूल ढूंढ के टूल पे करूँ। पेंट ब्रश पे सर बिल्कुल ही उसी पैटर्न की तरह जा रहे हैं जिस तरह वो कोर्सेरा में मशीन लर्निंग का स्टैनफोर्ड के जो टीचर है एंड्रयू एनजी का कोर्स नहीं है, ये वो तो बिल्कुल उस तरह से आपका मतलब कोई यार वो तो प्रॉब्लम नहीं मेरा होती। फेवरेट टीचर है मेरा, वो मैंने बहुत कोर्सेज किए उससे। बल्कि सेम मशीन है सर, मैं पढ़ाता हूँ, फिलहाल मशीन लर्निंग पढ़ाता हूँ, तो उसको मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ और अपने स्टूडेंट को बताता हूँ कि आप मेरे से तो पढ़े ही पढ़े, लेकिन उसके लेक्चर भी जरूर लें। क्योंकि टीचर्स जब हम लोग होते हैं ना, वो हम लोग अपने लेवल पे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, एंड्रयू एनजी अपने लेवल पे पढ़ाते हैं, हम लोग उससे थोड़ा सा एक लेवल आके पढ़ा देते हैं स्टूडेंट्स को। जी सर, ये बिल्कुल ये वाला कोर्स उसी लेवल पे जा रहा है, मतलब बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऑनलाइन लेक्चर में, इसी तरह से चल रहा है, मतलब अल्लाह का शुक्र है। अच्छा स्टूडेंट अटेंडेंस लग गई, तो अब आपका कोर्स प्रोजेक्ट मैंने बता दिया है। आइडिया ये है कि हम आपसे जो है वो रिसर्च पेपर पढ़वाएंगे जो कि पहले से पब्लिश हुआ है, ताकि आपको आइडिया हो। और अगर आप उसमें थोड़ी सी भी अमेंडमेंट कर सकते हैं तो मैं उसको आपके लिए पब्लिश भी कर दूंगा। लास्ट टाइम मैंने अपने स्टूडेंट को जो अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, एमएस के स्टूडेंट को मशीन लर्निंग, तो मेरे स्टूडेंट्स ने उस जो फाइनल प्रोजेक्ट किया था, कोर्स प्रोजेक्ट, उसमें रिसर्च पेपर लिखा था। मैंने मॉडलिंग करवाई, कुछ डेटा सेट कलेक्ट किए, उसकी मॉडलिंग करवाई और उसके बाद पेपर लिखवाया। अब आपको मैं शेयर करूंगा, उसमें से कई स्टूडेंट के पेपर जो है वो ऑनलाइन पब्लिश हो गए IEEE में। एक हमने IIBS अक्खर में जाके पढ़ के आए, एक हम लोग जो है वो फास्ट में पढ़ने गए, एक अभी हम बाहर की तरफ भेज रहे हैं। वो सारे पेपर जो कोर्स प्रोजेक्ट में हमने किए थे उसको पब्लिश कर दिए गए, थोड़ा सा बेहतर करने के बाद। स्टूडेंट मुझे देता है, फिर मैं उसको फॉर्मेटिंग करके और सही करके उसकी। तो अगर मैं ये नहीं कहता सारे स्टूडेंट के अंदर ये एंथुसियाज्म होता है कि वो पेपर लिखे, क्योंकि कुछ लोग फील्ड में होते हैं उनको रिसर्च पेपर की इंपॉर्टेंस का नहीं पता होता, वो नहीं चाहते कि रिसर्च पेपर की तरफ। लेकिन इसलिए मैंने लिखने के लिए नहीं कहा आपको, मैंने कहा है कि आप रिसर्च पेपर जो पहले से पब्लिश है उसको पढ़ेंगे और उसका लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे। वो मैं समझाऊंगा कैसे लिखना है, क्या क्या पार्ट लिखना है। लेकिन सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जो एक स्टेप ऊपर जाना चाहते हैं, तो वो उसके अंदर कोई लूप होल, ग्रे एरिया देख के उसको इम्प्रूव कर दे, तो हम वो पेपर पब्लिश भी कर सकते हैं। तो आप अगर कोई रिसर्च की तरफ जा रहा है, PhD की तरफ जा रहा है, तो वो ये काम कर सकता है। ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे ये बात जरूर डिस्कस करूंगा। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन, दिस सेशन। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास ईद में है, 24 तारीख को होगी मेरे ख्याल है, 25 तारीख को ईद वाले दिन है, 25 तारीख, है ना? यस सर, ईद है सर। मेरे ख्याल है नहीं ले सकेंगे। नो तो सर, पहली तारीख को होगी फिर। यार बहुत लेट नहीं हो जाएंगे? चलो खैर देखते हैं। सर उससे पहले कोई एडवांस मेकअप वगैरह है?
मुझे ना वो परमिशन, अच्छा मैं एक बात कर रहा था कि फ्राइडे को, कमिंग फ्राइडे को हम 10:30 बजे रात को जो है वो क्यूए सेशन ले रहे हैं, तो आप लोग अगर जो सवालात पूछना चाहता है, कोई और बात करना चाहता है तो आ जाइएगा, आधे घंटे का या 15 मिनट का जो है वो क्यूए सेशन लेंगे उस दिन, फ्राइडे कब सर? 10:30, कमिंग फ्राइडे 10:30 ओके सर। रात में, नाइट PM आफ्टर तरावी, ठीक है। तो जो कोई क्यूए सेशन है उसमें कवर करेंगे, जो थोड़ी बहुत बात यहाँ रह जाती है वहाँ पे हम पूछ लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड फॉर दिस क्वेश्चन, दिस सेशन। ओके सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। What's up,